भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर। तो बच्चों, आज हम आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, उन्हें आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना होगा। नीट एग्ज़ाम में पहले प्रयास में सभी बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्या वो बच्चे कुछ अलग बच्चे होते हैं? क्या वो कुछ अनोखे बच्चे होते हैं? क्या वो बाय बर्थ होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ तरीके हैं, अगर उनको आप फॉलो कर लें और मन में एक विश्वास पैदा कर लें ईमानदारी के साथ, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप भी पहले ही प्रयास में नीट सिलेक्शन का राज, तो पहले ही प्रयास में नीट सिलेक्शन का राज, और आप भी हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहले ही बार में सेलेक्ट, जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट हुए सेलेक्ट। तो आइए जाने उन तरीकों के बारे में। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई अनोखे बच्चे नहीं थे, कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी नहीं थे, एवरेज बच्चे थे। बस जैसे आज मैं तरीकों को बता रहा हूँ, वैसे मैंने उनको भी बताया होगा। फर्क इतना था कि उन बच्चों ने इन तरीकों को फॉलो किया और बाकियों ने इन तरीकों को हवा में उड़ा दिया। तो ये जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने उन तरीकों को माना जो हमने बताया, और मैं चाहता हूं आप भी उन तरीकों को सीखें। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और वाकई किसी ने भी इस तरीके से आपको नहीं समझाया होगा आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले ही प्रयास में नीट सिलेक्शन का राज, देखते हैं क्या राज है। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी, कुछ ऐसे ढंग होंगे, कुछ ऐसे तरीके होंगे जिन्हें शायद आप फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर किसी ने आपको बताया नहीं है। तो आइए जाने उन तरीकों के बारे में। बायोलॉजी ट्रंक पहले प्रयास में सफल स्टूडेंट्स, आइए उन बच्चों के नाम जानते हैं और उनके स्कूल्स के नाम जानते हैं। मुस्कान अग्रवाल सिल्लिंग हाउस स्कूल से पहले ही प्रयास में सेलेक्ट हुई। विनीत दीक्षित उन्नाव से आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, पहले ही प्रयास में सेलेक्ट हुए यहाँ पर। जेबा आफरीन यूपी बोर्ड का माल रोड में सेन इंटर कॉलेज, और पहले ही प्रयास में सेलेक्ट हुई। निधि कुमारी आर्मी पब्लिक स्कूल श्यामनगर, प्रथम प्रयास में ही इंटर के साथ ही ये बच्चा सेलेक्ट हो गया। आरुष जायसवाल एलन हाउस स्कूल, और ये भी बच्चा 12th के साथ, और कोचिंग भी इसने 11th से नहीं की, 12वीं में ही 11th का भी पढ़ा और 12th का पढ़ा हमारे यहाँ से। 1 साल की कोचिंग की। उसी 1 साल की कोचिंग में जून से लेकर के सितंबर तक, बल्कि मैं तो कहता हूँ शायद अक्टूबर तक 11th का पढ़ा और अक्टूबर से 12th का पढ़ा, और बोर्ड में 94% भी आए, साथ ही नीट में 666 मार्क्स आए। पवित्रा सांगवान पुणे से, इनके पापा का ट्रांसफ़र हुआ यहीं कैंट सेना में, और साथ में ये लड़की भी आई, और इसने भी 1 साल में ही नीट में सिलेक्शन पा लिया। तो इन बच्चों ने 1 साल में सिलेक्शन पा लिया। कैसे पा लिया? और सबसे अच्छी बात तो इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं क्लास की तैयारी में ही नीट निकाल ले गए। मैं फिर से कह रहा हूँ, 11th फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन 2 साल पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आरुष और निधि ने सिर्फ 12वीं क्लास की थी और 12वीं के साथ ही नीट निकाल लिया। बहुत बड़ी बात है। पूरे कानपुर में इस तरीके के रिजल्ट किसी के पास नहीं होंगे, मैं दावा करता हूँ। तो आइए अब समझते हैं उन तरीकों के बारे में। बहुत कंसंट्रेट होकर के, बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। देखो, फोकस करके कोई भी बात सुनोगे, किसी के द्वारा कही गई बात को सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बिना डिस्टर्ब हुए कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। कोई बात अच्छी लगे तो उसे नोट करना चाहिए। यही तरीका होता है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है
स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आप। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले भैया आपको बेसिक प्रोग्राम करना होगा, बेसिक क्लासेस करनी होंगी, चाहे आपका कोचिंग वाला कराए या आप खुद करें। बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सभी का जो बेसिक्स है वो पूरा पढ़ना होगा। बायोलॉजी में जैसे आपको पढ़ना है, मान लीजिए एनिमल किंगडम पढ़ना है, तो एनिमल्स से जितने वर्ड आने वाले हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ये सब एक बेसिक क्लास में कराया जाए। हमारे यहाँ ऐसा प्रोग्राम चलता है 15 डेज के लिए। फिजिक्स में मैग्नीट्यूड पता नहीं, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब अलग से पढ़ें, बाद में चैप्टर छुएं। अब केमिस्ट्री पढ़ना है, बच्चे को एलिमेंट पता नहीं, एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस नहीं पता, इसीलिए आप देखिए केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर ही क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। उस चैप्टर को जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा, सोचो केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। बॉन्डिंग क्या होती है, सेल क्या होते हैं, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये सब आप बुक्स की हेल्प से पहले ही तैयार कर लें। यानी जब आपका टीचर कोचिंग में आपको पढ़ाए तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हों। आप खुद सोचिए, बच्चे से अगर पूछ दिया जाए कि एलिमेंट में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट और एटम में क्या डिफरेंस है, तो बताओ जिस बच्चे को एलिमेंट नहीं पता वो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेगा। बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, कार्बन की प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, तो ये सब आपको नोट्स बनाना होगा। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो पहले आप 9th से लेकर के 12th तक की बुक्स की हेल्प से, 9th से उठाइए, 9th 10th की बुक्स में बड़ा अच्छा लिखा होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि बेस में और एल्कलाइन में क्या अंतर होता है। अब बताओ, और आपको पता बायोलॉजी में एल्कलाइन वर्ड ही यूज किया जाता है, हिंदी में क्षार कहते हैं, क्षार, क्षार कैसे लिखा जाता है, चलो मुझे नहीं पता, क्षार। तो बेस और एल्कलाइन में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लिक्विड और फ्लूइड दोनों में अंतर ही नहीं जानते, जबकि आप देखिए बायोलॉजी में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बॉडी फ्लूइड्स, लिक्विड और फ्लूइड में डिफरेंस क्या है, बेस में एल्कलाइन में डिफरेंस क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप टॉपिक्स को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो क्लियर है, आप 10 से 15 दिन लग करके 9th और 10th की बुक्स की हेल्प से ये सब पता करें। बेस क्या है, एल्कलाइन, दोनों को हिंदी में क्षार कहते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है, लिक्विड फ्लूइड, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ऐसे केमिस्ट्री में सेल, सबसेल, एलिमेंट, ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ये सब क्लियर कर लें, नोट्स बना लें, फिर विश्वास मानिएगा आप जिस कोचिंग में पढ़ने जाओगे बहुत फास्टली आप भागोगे। तो एनसीईआरटी पहले मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले स्टार्टिंग करना है तो आपको बेसिक प्रोग्राम करना होगा, चाहे खुद करें। हमारे यहाँ तो मैं खुद कराता हूँ, मैंने 15-15 चैप्टर बनाए हैं बेसिक के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, और उसका पूरा बच्चों को दिया भी जाता है कि इस तरीके से हम पढ़ाएंगे। और स्टार्टिंग में जो बच्चे आए हैं उनको यही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या है। एनसीईआरटी के इंग्लिश वर्ड सीखो, क्योंकि बिना इंग्लिश आए एनसीईआरटी की आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। ये जो कोचिंग वाले मॉड्यूल बेचते हैं ना, जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप जाते हो वहाँ मॉड्यूल मिलते हैं, तो मॉड्यूल में वो लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी की इंग्लिश हटा करके सिंपल वाली इंग्लिश लिख देते हैं और बच्चे को समझ में आ जाती है। लेकिन जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सिंपल इंग्लिश नहीं आएगी, जो एनसीईआरटी में लिखी है वही आएगी। जैसे पतला, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको पता है कि पतला माने होता थिन, लेकिन एनसीईआरटी में थिन के लिए अंग्रेजी लिखी है सिलेंडर। बताओ कहाँ पता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को। पास के लिए प्रॉक्सिमल, विसिनिटी, लिविंग के लिए वो एनिमेट बोलते हैं, नॉन लिविंग के लिए इनएनिमेट बोलते हैं। ऐसे ही पूरे दोनों एनसीईआरटी, अगर मैं केवल बायोलॉजी की बात करूं तो ऐसे मान के चलिए 2-2.5 हज़ार वर्ड होंगे जिन्हें आपको नहीं पता। अब बताओ आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, खुद सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी ये इंग्लिश नहीं जानते, उन्हें सिर्फ भ्रम होता है कि उनके पास एनसीईआरटी थी और उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है। जबकि सच्चाई ये है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी
एनसीईआरटी होने के बावजूद भी एनसीईआरटी इंग्लिश नहीं जानते। जब हमारे यहाँ आते हैं मैं हर चैप्टर के सारे वर्ड को पूछता हूँ तो नहीं बता पाते हैं। तब मैं कहता हूँ फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ क्या रहे थे। तो गूगल की हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से उन सभी वर्ड को निकालिए जो एनसीईआरटी में पढ़ते समय आपको मिले, उनकी मीनिंग हिंदी में, इंग्लिश में लिख लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, मैं हिंदी क्यों लिखूँ। कंपटीशन का दौर है बच्चा, 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और आप जानते हैं इसमें एज लिमिट है नहीं। 8-8, 9-9 साल वाले बच्चे बैठ रहे हैं। कोचिंग मंडी में आपने देखा ही होगा कितने बड़े बड़े बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो आपके कंपटीटर हैं और आपको पहले प्रयास में सेलेक्ट होना है, उनको पछाड़ना है। तो आपको ये करना होगा। आपका सामना 8 से या 9 साल वाले बच्चों से है। सेंटर पर आप ही लोग कह रहे थे कि सर हम सेंटर पर गए थे तो वहाँ कोचिंग मंडी से बहुत सारे बच्चे काकादेव कोचिंग मंडी से आए थे, 8-9 साल के, बड़े बड़े लग रहे थे, किसी के तो बाल झड़ गए थे। तो बच्चा ये वही लोग हैं जो 8-9 साल से तैयारी कर रहे हैं और तुम्हारे कंपटीटर हैं। तुम्हें पहले प्रयास में निकालना है तो भैया तुमको ये करना पड़ेगा। एज लिमिट नहीं रखी सरकार ने, सरकार की गलती है। एज लिमिट कर दे तो ये सारे जो बड़े बड़े बच्चे हैं ये निकल जाएंगे। तो बच्चों ध्यान देना होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल या डिक्शनरी की हेल्प से जब भी आप पढ़ें एनसीईआरटी में कोई भी इंग्लिश का वर्ड मिल जाए, आप फौरन उसकी हिंदी और इंग्लिश लिख लें, कॉपी बना लें। बूंद बूंद से सागर बनता है। थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी, रणनीति बनाओगे तो आप 1 साल में सिलेक्ट हो जाओगे, जैसा कि हमारे यहाँ के बच्चों ने किया था। तो क्लियर बच्चों, यानी आपको एनसीईआरटी के इंग्लिश वर्ड सीखने होंगे, भले वो सीबीएसई बोर्ड वाले हों। घमंड नमंड अपना रख लो अपने पास। सीबीएसई बोर्ड का नाम से कुछ नहीं होगा, आपको सीबीएसई बोर्ड का असली सीबीएसई बोर्ड बनना पड़ेगा। जबकि आप लोग केवल भ्रम में जीते हैं, हम तो सीबीएसई बोर्ड के हैं, हमारे पास तो एनसीईआरटी थी। तुम्हारे पास एनसीईआरटी थी, लेकिन तुमने एनसीईआरटी से उतना प्यार किया नहीं जितना करना चाहिए था। क्लियर। अब आइए थर्ड स्टेप। एनसीईआरटी में तीनों सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज कॉपी नोट्स बने भाई। मॉड्यूल तो बिल्कुल गंगम बहा दो, कॉपी नोट्स बने। बायो के सर बिल्कुल जैसे स्टार्ट होता चैप्टर वाइज पढ़ाते जाएं और लिखाते जाएं, ऐसे ही केमिस्ट्री वाले सर, ऐसे ही फिजिक्स वाले सर। नोट्स में ध्यान क्या रखें बच्चों, फ्लो चार्ट बनाएं, टेबल फॉर्म बनाएं। कई बार एक वर्ड लिखें, मान लो कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे लिख करके 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, मैं तो ऐसे कराता हूं। और सुनो, ये भी नोट्स ही है। एनसीईआरटी के पैराग्राफ को, हर लाइन को एमसीक्यू बनाओ, जैसे मैं करता हूं बच्चों। देखो कई बार मैंने दिखाया है, एक एक लाइन को एमसीक्यू। देखो ना, देखो ये ऑर्डर है, सारे सवाल बना दिए। जीनस कोई भी उठा लीजिए, एक एक क्वेश्चन चाहिए हमको, एक एक क्वेश्चन। कोई भी चैप्टर उठाइए आप, एक एक क्वेश्चन चाहिए हमको, एक एक क्वेश्चन चाहिए हमको, हर चैप्टर से क्वेश्चन चाहिए हमको। समझ रहे हैं आप। ये देखिए इस तरीके से यही नोट्स हो जाएगा, यही तुम्हारे एमसीक्यू हो जाएंगे। मैंने कई बार दिखाया इस तरीके से आपको। ये देखिए बायोटेक वाली यूनिट, ये देखिए एक एक क्वेश्चन। टिश्यू कल्चर बढ़ाया गया था, सारे क्वेश्चन बना दिए थे मैंने। ये थे 16 क्वेश्चन बना दिए थे, 16 क्वेश्चन बना दिए थे। ये देखिए, ये देखिए एक एक पीबीआर से 22 क्वेश्चन बनाए थे। इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। ये देखिए, ये देखिए, जब इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो टीचर भी करे और आप लोग घर जाकर के एनसीईआरटी के पैराग्राफ की लाइंस को एमसीक्यू में कन्वर्ट करें। तो ये तीसरा स्टेप हो गया आपका। कॉपी नोट्स बनाना है, फ्लो चार्ट, टेबल फॉर्म, इस तरह से बनाना। ऐसे न लिखें जैसे आप कभी अपने स्कूलों में लिखा करते थे, सामान्य भाषा में थोक में लिख रहे हैं आप। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ें। चौथा स्टेप क्या है, फिजिक्स। हाँ भैया फिजिक्स, हर साल कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, हर साल फिजिक्स का भय, फोबिया पैदा हो जाता है बच्चों में। तो भैया फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं बच्चों से। तो डीसी पांडे किताब आती है या कोई दूसरी प्रैक्टिस बुक, खूब सारा सर आपके पढ़ा दे जब आपके कोचिंग में,
तो भैया डेली आप 20 से 30 क्वेश्चन जरूर लगाएं। जो बच्चे हमारे यहाँ प्रथम प्रयास में सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने यही किया था, उन्होंने डेली फिजिक्स के 20 से 30 क्वेश्चन लगाए थे और हर तरह के क्वेश्चन लगाइए। डीसी पांडे में हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेटमेंट टाइप भी दिए गए हैं, ऐसा रीजन भी दिया गया है और प्रैक्टिस बुक जो आती हैं और भी, मैं कोई डीसी पांडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में अरिहंत है और बहुत सारी किताबें आती हैं, दिशा की बहुत सारी आती हैं। तो 20 से 30 क्वेश्चन आपको डेली करना है जो सीट मिले। और अभी मैं जो अगला स्टेप बताऊंगा कि जो सीट दी जाए फिजिक्स में खासकर वो चैप्टर, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स में तीनों में चैप्टर वाइज भी हो, फिजिक्स में तो टॉपिक वाइज हो तो मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां स्टेप, टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज कराया जाए। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, ये देखिए एक एक क्वेश्चन कराइए आप बच्चों को, चैप्टर वाइज कराइए, ऐसे कराइए। लिविंग वर्ड हो गया, अब एक एक सवाल, ये देखिए स्टेटमेंट के अलग, मैचिंग के अलग, एसेशन रीजन के अलग, ऐसे कराइए। डायग्राम आने लगे हैं तो भैया डायग्राम कराइए, डायग्राम के अलग सीट दो बच्चों, ये देखो अभी मैंने 12th वाले बच्चों को दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सारे डायग्राम निकाल लो, सारे डायग्राम निकाल लो। ये देखिए अभी मैंने 12th के बच्चों को दिया है, ये देखिए ये वाला है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, ये देखिए अभी जो इस साल आया पैटर्न, स्टेटमेंट के अलग बना के दो। तो इस तरीके से आपको जब आपको सीटें मिलेंगी तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। क्लियर? केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में देखो, ये देखिए चैप्टर वाइज चाहिए हमको, चैप्टर वाइज चाहिए हमको। फिजिक्स में ये देखिए हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, इस तरीके से आपको वर्क की अलग सीट हो, पावर की अलग सीट हो, एनर्जी की अलग सीट हो, इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल जब आप पेपर करेंगे, और ऐसा आपको या तो इंस्टीट्यूट देगा या तो फिर आपको कोचिंग वाला दे, या जो मैंने बुक्स बताई उन बुक्स में ऐसा दिया होता है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। पेपर पैटर्न भी आप पता करिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करिए, मैचिंग वाले भी करिए, डायग्राम वाले भी करिए, एसेशन रीजन वाले भी करिए। तो आपको फिजिक्स में खासकर आपको क्या करना होगा बच्चों, टॉपिक वाइज करिए। जैसे फ्रिक्शन की अलग सीट, न्यूटन लॉ की अलग सीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग सीट, प्रोजेक्टाइल मोशन की अलग सीट। इतनी प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाकर के आप फाइनल जो एग्जाम होगा उन 7-8 साल तैयारी करने वाले बच्चों के सामने खड़े हो पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अटेम्प्ट और एज लिमिट गवर्नमेंट ने नहीं रखी इस एग्ज़ाम में, तो जो पहली बार में प्रयास हुए हैं वो सब बच्चे ऐसा ही किए थे। आगे बढ़ते हैं। और हाँ सुनो, जो टेस्ट सीरीज दी जाए उस टेस्ट सीरीज में भी हर क्वेश्चन के बगल में ये लिख दो नीट का किस बुक के किस पेज से आया है। जैसे देखो हमारे यहाँ ये दी गई थी बच्चों को। 6th स्टेप, सिलेबस पर बहुत ध्यान देना है, खासकर फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कोई केस नहीं है, और बहुत सारे टीचर ऑनलाइन और ऑफलाइन केसेस पढ़ाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 फार्मूले हैं, यहाँ लोग 15-15 केस पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके आंसू निकल आते हैं कि सर हम एक कोचिंग में पढ़ते थे, वहाँ पर हमको प्रोजेक्टाइल मोशन के 15 केस पढ़ा दिए गए, हमको पुली के बड़े बड़े डायग्राम दे करके क्वेश्चन कराए गए, हमको ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, एक ट्रक जा रहा है, फिर उस पर ब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर ब्लॉक, नाव इधर जा रही है, नाव उधर जा रही है। इस तरह के क्वेश्चन नीट में नहीं आ रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं। आपको केवल एनसीईआरटी बुक्स देखना है और जो सिलेबस जारी होता है एनएमसी का वो देखना है। केमिस्ट्री में ओनली एनसीईआरटी, ओल्ड भी देखना है, न्यू भी देखना है, और बायो में भी आपको यही ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। बायो में भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी कहीं से खरीद लो बच्चों, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन देखो आए ओल्ड एनसीईआरटी से भी आए हैं। तो न्यू एनसीईआरटी मिल रही है, कहीं से जुगाड़ लग जाए तो ओल्ड पुरानी वाली एनसीईआरटी भी खरीद लेना बच्चों, ठीक है। तो ये 6वां स्टेप था। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस को लेकर के बहुत अवेयर हो जाइए। कोई केस नहीं है, और कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा पढ़ाया जा रहा है और मॉड्यूल में दिया गया है तो यहाँ आपके साथ धोखा हो रहा है। आप सावधान होइए बच्चों। पहले प्रयास में कैसे सिलेक्ट हो गए, यही सारी बातें हैं आपको माननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। और देखो ऐसा कोई नहीं बता रहा है सिवाय मेरे अलावा। आप तो देखते होंगे वीडियो, इतने प्लेटफॉर्म हैं, चैनल्स हैं, हजारों चैनल्स नीट के बारे में बता रहे हैं। ड्रामा बहुत चल रहा है, लटके झटके चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कोई क्लियर नहीं कर रहा है। तो बच्चों
कोई केस नहीं है, समझो। तुम्हें बहुत बड़े बड़े पुली वाले क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, तुम्हें ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ये सब नहीं लगाना है। रोलिंग मोशन में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लगाने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के केवल 3 फार्मूले याद करने हैं, और केमिस्ट्री में केवल एनसीईआरटी ओल्ड भी और न्यू भी। अब देखते हैं आखिरी स्टेप बच्चों, 7वां स्टेप। 7वें स्टेप में जो टेस्ट सीरीज होती है 15 दिन में या 1 महीने में, जो 720 की होती है, इसमें टोटल क्वेश्चन 720 नंबर के लिए आते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। तो जब ये वाला पेपर बने बच्चों आपका यूनिट वाइज या बुक वाइज, तो वहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन बनाए जाएं वहाँ पे पढ़ा हो कि ये क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी 11 में पेज नंबर, ऐसे क्वेश्चन के बगल में डाला जाए, ताकि बच्चे को एहसास हो कि जो क्वेश्चन वो कर रहा है वो एनसीईआरटी के किस पेज से आया है। इस तरीके से बच्चों आपको करना होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वास मानिए, पहले ही प्रयास में नीट सिलेक्शन का राज यही था। आप भी हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट, जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट हुए सेलेक्ट, और आपने अभी सीखा उन तरीकों के बारे में। तो आप देखिएगा बच्चों एक बार, ये तो हमारा यहाँ का, ये वो बच्चे हैं जो पहली बार में सेलेक्ट हुए हैं। इन्हीं बातों को मान करके पहला स्टेप क्लियर, सब पता करो बेस एल्कलाइन में अंतर क्या है, लिक्विड फ्लूइड में अंतर क्या है। 9-10 की किताबें उठाओ, और खासकर अगर इसकी उठा लो, आईसीएसई बोर्ड जो होता है और सीबीएसई के एनसीईआरटी, तो बड़ा मज़ा आएगा। इवन देन अगर आप यूपी बोर्ड वाले भी हो तो तुम्हारी किताबें बहुत अच्छी हैं। तो यूपी बोर्ड वाले अपनी 9-10 की उठा लें, सीबीएसई वाली अपनी उठा लें, आईएससी वाली अपनी उठा लें, और सारा बेस क्लियर कर लें, ठीक है। नोट्स बनाएं लेकिन, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेप में एनसीईआरटी इंग्लिश के लिए ये नोट्स बनाना पड़ेगा। जहाँ कोई इंग्लिश मिलती है आपको गूगल पे जाना है, डिक्शनरी में जाना है, उसकी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं, मॉड्यूल का जो मॉड्यूल बिल्कुल छोड़ना होगा। कोई कोचिंग वाला दे रहा है आप उसका विरोध करिए, ठीक है। फिजिक्स में डीसी पांडे या कोई भी प्रैक्टिस बुक लेकर के, जब भी तुम्हारे सर पढ़ावे, किसी भी आप कोचिंग में पढ़ते हो, घर जा करके 20 से 30 क्वेश्चन जरूर करो। अगर कोचिंग वाला सीट दे रहा है तो उसको हल्के में ना लो। तुम्हारे सर तुम्हारा भला सोच रहे हैं, तुम्हें डीपीपी दे रहे हैं, उसे लगाओ। ये नहीं अबे यार सीट नहीं लगाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जो बच्चा न्यूमेरिकल से भागेगा वो एक्चुअल में फिजिक्स में 100% धोखा खा जाएगा, ठीक है। टेस्ट पेपर आपके चैप्टर वाइज कराए जाएं, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स में तो सबसे अच्छी बात है टॉपिक वाइज दे दो कि ये लो वर्क की सीट, ये लो पावर की सीट, ये लो एनर्जी की सीट, ये लो फ्रिक्शन की सीट, और मजा आएगा। पेपर में सारे तरह के क्वेश्चन लगाओ, स्टेटमेंट वाले भी लगाओ, मैचिंग वाले भी लगाओ, डायग्राम भी लगाओ, एसर्शन रीजन भी लगाओ, ठीक है। सिलेबस फिजिक्स का पता कर लो बहुत अच्छे से, कोई केसेस नहीं होते हैं, बहुत सारा धोखा हो रहा है, उससे बचो। और टेस्ट सीरीज में जब भी पेपर हो तो ऐसे पेपर अगर आपको कहीं से मिल जाएं जिनमें ये पढ़ा हुआ है तो वो अच्छे हैं। बाकी जो जैसा दे रहा अच्छी बात है, इस पर कोई ख़ास बात नहीं है। तो आप लोग भी इस तरीके से जो भी हमने तरीके बताए हैं उन तरीक़ों को सीखते हुए आप लोग भी पहले ही प्रयास में सेलेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, कुछ बच्चे ही प्रथम प्रयास में सेलेक्ट होते हैं, और वो बच्चे अनोखे नहीं होते, यूनिक नहीं होते, वो बस किसी अपने टीचर की बताई गई बातों को मानते हैं, या कोई ऐसा बच्चा जो सिलेक्ट हो चुका है और उनसे उनकी मुलाकात हो गई और उसने समझा दिया भैया ऐसे ऐसे पढ़ना, मैंने तो ऐसे पढ़ा था। मान लो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं पहले प्रयास में, उनसे मिलो, उनसे पूछो भैया आप कैसे सेलेक्ट हो गए पहले प्रयास में, तो सच्चाई बताएंगे। बाकी कोचिंग वाले अपना ऐड करने के लिए ड्रामा करते हैं तो वो सब अलग बात है, खुद बताएंगे आपके बच्चे। और बहुत सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अच्छे बच्चे कोचिंग कुछ और बोलते हैं, जब उनके पर्सनल वीडियो देखो तो वही कहते हैं भैया मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और सिलेबस को देख के पढ़ा था, सिलेक्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा हर उस बच्चे के लिए जो नीट की तैयारी करना चाहता है, जिसने कोचिंग ज्वाइन कर ली है या ज्वाइन करने जा रहा है। मेरा इंस्टीट्यूट बायोलॉजी ट्रंक कानपुर में सिविल लाइन्स एरिया में कचहरी के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके पीछे वाली रोड पर है, और बैच स्टार्ट हो चुके हैं, अभी बैच चलते रहेंगे, जून भर बैच बनते रहेंगे। आप समय निकाल करके बैच को ज्वाइन कीजिए, 10 से 15 दिन की बेसिक क्लास पढ़िए, वो भी फ्री डेमो क्लास लीजिए और फीस दीजिए, एडमिशन लीजिए। नहीं आ सकते हैं, कहीं भी ज्वाइन कर लिए हों तो कम से कम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से नीट के बारे में
टाइम टू टाइम पढ़ने वाले वीडियो को देखते रहिए। आपको ना कोई इंस्टीट्यूट फंसा पाएगा, ना आपको कोई बेवकूफ़ बना पाएगा। आप बिल्कुल सही रणनीति के साथ नीट की तैयारी करेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने से बच जाएंगे, धोखे से बच जाएंगे। ठीक है, सावधान सीरीज, समाधान सीरीज, हर तरह की सीरीज मैं अपने चैनल पे चला रहा हूँ। जो जो बच्चा ये सीरीज देखेगा उसको कोई भी इंस्टीट्यूट बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये मेरा दावा है। उम्मीद करते हैं आप एक साल इन सब बातों को मानते हुए तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बेस्ट विशेष उन सभी बच्चों के लिए जो अपने सपनों को साकार करने के लिए 12th के बाद या 10th के बाद नीट की कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे और डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करेंगे। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा। लोगों को अगर हो सके तो बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी तरह बेहतरीन जानकारी के साथ। भारत माता की जय।